नमस्कार, ग्लोबल इंडिया के इस खास एपिसोड में मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दुनिया की डायमंड कैपिटल एंटवर्प से। ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन, इस बार बेल्जियम और जर्मनी से। ग्लोबल इंडिया में सबसे पहले दुनिया के हीरा कारोबार में चल रहा है भारतीय कारोबारियों का सिक्का, आखिर कैसे जमाई धाक? क्यों है जर्मनी भारतीय छात्रों के लिए बड़ा आकर्षण? यूरोप से ग्लोबल इंडिया की विशेष कड़ी में इनके अलावा आप देखेंगे दुनिया को क्यों भा रही है भारतीय कॉफी। स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। एक जमाना था जब एंटवर्प के हीरा कारोबार पर स्थानीय यहूदी व्यापारियों का कब्जा था, लेकिन उसके बाद 60 और 70 के दशक में भारतीय व्यापारी यहां आए और आज एंटवर्प के हीरा कारोबार के 70% पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण है। आखिर कैसे उन्होंने सफलता हासिल की, देखिए रिपोर्ट। बेल्जियम के एंटवर्प की डायमंड स्ट्रीट, यहाँ हर रोज अरबों के हीरों के सौदे होते हैं। 30-40 साल पहले यहाँ ज्यादातर कारोबारी यहूदी थे, लेकिन अब मेहता, गांधी और पटेल जैसे नाम आम हैं और गुजराती भी खूब सुनाई देती है। और हमने सोशली भी इधर रह के बहुत ही सारी अच्छी छाप छोड़ी है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अवसरों की कमी नहीं हुई है। इनफैक्ट जो बिजनेस में एक हेल्दी कंपटीशन होता है ना, वो अपने भारतीयों के आने के बाद वो कंपटीशन थोड़ी बढ़ी है। शुरुआत में एंटवर्प पहुंचे ज्यादातर भारतीय व्यापारी गुजराती थे। उन्हें सूरत में हीरे की पॉलिशिंग और कटिंग का अनुभव था और इस तरह वो पैसे भी बचा लेते थे। नतीजा हुआ कम खर्च और ज्यादा मुनाफा। धीरे धीरे यहूदी व्यापारी हाशिए पर चले गए। अब करीब 70% हीरा व्यापारी भारतीय हैं। अपन इंडियन लोग बहुत सारा अच्छा नाम किया, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ कंपटीशन जैसा नहीं फीलिंग करने दिया, सबको कमाने को दिया और वो खुद कमाए। वो तो होना ही था। डायमंड बिजनेस का केक तो वही है, अपन केक बड़ा नहीं कर सकते हैं। यहूदी कारोबारियों की नई पीढ़ी आमतौर पर इस कारोबार से दूर ही है, लेकिन वो भारतीय व्यापारियों की कामयाबी को कैसे देखते हैं? हीरा कारोबार पर असल में भारतीयों का कब्जा है। भारतीयों ने कारोबार के कई तरीके ईजाद किए। एंटवर्प के लिए भारतीय समुदाय एक बड़ी जरूरत है। मेरे बाएं हाथ में जो हीरा है उसकी कीमत है करीब 7 करोड़ रुपए, वहीं मेरे दाएं हाथ में जो हीरा है उसकी कीमत है करीब 2.5 करोड़ रुपए। एंटवर्प के हीरा बाजार में हर साल इस तरह के करीब 23 करोड़ कैरेट रफ और पॉलिश डायमंड का कारोबार होता है। ये वजह है कि बेल्जियम के सालाना निर्यात में हीरा कारोबार का हिस्सा करीब 5% है। हालांकि ये कारोबार हमेशा हीरों की तरह पारदर्शी नहीं होता। इस कारोबार पर टैक्स चोरी के भी गंभीर आरोप लगे हैं। हमारे कानून काफी कड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी हमारा एक कानून है। हम इस बारे में हीरा कारोबारियों को समय समय पर सूचना देते हैं। बेल्जियम के हीरा कारोबार पर अपनी पकड़ बनाने के बाद ये कारोबारी अब अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ऐसा लगता है कि हीरा इनके लिए सदा मुनाफे का सौदा रहेगा। अनुराग शर्मा, BBC एंटवर्प। शुरुआत में जो लोग बेल्जियम आए उनमें ज्यादातर गुजरात के पालनपुर के रहने वाले थे। अब इन कारोबारियों को काठियावाड़ के पटेल व्यापारियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। हीरा कारोबारियों के लिए मज़ैल यानी सौदा पक्का। मनसुख पटेल दिन की शुरुआत अपने कारोबारी दोस्तों से बात करके करते हैं। मनसुख पटेल के परिवार की ही तरह कई दूसरे काठियावाड़ी पटेल भी 60 और 70 के दशक में सूखे से बचने के लिए काठियावाड़ से सूरत और दूसरे शहरों में आए और हीरे के कारोबार से जुड़ गए। पालनपुरी जैनों की डायमंड फैक्ट्रियों में हीरों की पॉलिशिंग करने वाले इन पटेलों ने जल्दी ही अपनी मेहनत के बूते अपनी फैक्ट्रियां खोल ली। खुद मनसुख पटेल ने कम उम्र में हीरे के कारोबार के गुर सीखे और अब एंटवर्प में उनका अपना बड़ा कारोबार है। ये हार्ड वर्किंग पीपल तो थे, जैसे खेत में काम करते थे। यहाँ के उसको तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत इजी है और वैकेशन भी नहीं, पूरा हार्ड वर्किंग कर करके पूरा टीम वर्क बना के आज आप देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुँच गए सब। यही सीक्रेट है, हार्ड वर्किंग, और इन लोगों ने उनका ट्रस्ट किया और उस ट्रस्ट के बेस से वो आगे निकल गए। हीरे के कारोबार में पारिवारिक संबंधों का बेहद महत्व है। एक ही परिवार के कई लोग इस कारोबार में शामिल होते हैं।
पहले यहाँ के पारंपरिक यहूदी व्यापारी और उसके बाद भारत से आए जैन व्यापारी इस कारोबार में इसलिए कामयाब हो सके क्योंकि उन्होंने पारिवारिक संबंधों को महत्व दिया और अपने लोगों को आगे बढ़ाया। हालांकि पटेल समुदाय के लोग जब हीरे की खरीद फरोख्त के कारोबार में आए तो उनके पास जैनों की तरह बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सूरत में डायमंड पॉलिशिंग कारोबार पर नियंत्रण का उनको फायदा हुआ। अब बड़ी संख्या में पटेल युवा इस कारोबार में आ रहे हैं, लेकिन पटेलों और जैनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं दिखती। 30 साल से बेल्जियम में रह रहा हूँ। पहले जूइश कम्युनिटी थी, फिर बाद में इंडियन आए इधर, फिर सौराष्ट्र वाले भी आए, तो सब लोग साथ मिलकर ही बिजनेस करते हैं। इंडस्ट्री तो सेम है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई इंडस्ट्री में ये काठियावाड़ी है, जैन है, जूइश है, सब लोग साथ में मिलके ही काम करते हैं। नहीं, वो तो सेम है। और जैन कम्युनिटी में पॉलिशिंग की तो है ही थी फैक्ट्री, फिर बाद में काठियावाड़ी लोग ने उसकी फैक्ट्री में हम लोग सीखे, फिर बाद में हम लोग ने कारखाना चालू किया जो हमारा फैक्ट्री सब लोग का। तो ऐसा कोई काठियावाड़ी, जैन के, जूइश सब लोग है इंडस्ट्री में। ऐसा कोई सक्सेस के अनसक्सेस ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है इसमें तो। हालांकि एंटवर्प में पटेलों और जैनों की कामयाबी को सभी पसंद करते दिखते हैं, लेकिन दूसरे उद्योगों की तरह ही हीरा कारोबार में भी ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। आमतौर पर भारतीय महिलाएं अपने पति या पिता की कंपनी में काम नहीं करती, इसलिए इस कारोबार में नहीं आती। वैसे भारतीय महिलाओं के अलावा दूसरी महिलाएं हीरा कारोबार में हैं। भले ही महिलाएं अभी इस कारोबार में बड़ी संख्या में न हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि और महिलाओं के आने से हीरे शायद ज्यादा चमकदार दिखेंगे। अनुराग शर्मा, BBC, एंटवर्प। ग्लोबल इंडिया में आगे है, क्या जर्मन उद्योगपतियों को पसंद आएगा मेक इन इंडिया? बेल्जियम के एंटवर्प से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की विशेष कड़ी। मैं हूं अनुराग शर्मा। जर्मनी को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़ी ताकत समझा जाता है। अब भारत सरकार चाहती है कि जर्मन उद्योगपति भारत आकर फैक्ट्रियां लगाएं। क्या जर्मन उद्योगपतियों को रिझा पाएगा मेक इन इंडिया? ये जानने के लिए मैं पहुंचा जर्मनी के कोलन। भारत से हजारों किलोमीटर दूर विदेशी कंपनियों को लुभाने की कोशिश। भारत सरकार ने पिछले दिनों जर्मनी के कोलन शहर में जर्मन कंपनियों को न्योता दिया कि वो भारत में आकर फैक्ट्रियां लगाएं, लेकिन क्या इसका असर होगा? महलर टेक्नोलॉजीज का भारत में कोई प्लांट नहीं है। महलर के आला अधिकारी एक्सेल वॉल्टमैन को उम्मीद है कि भारत में फैक्ट्री लगाने से खर्चों में कटौती होगी और उन्हें दूसरी कंपनियों पर बढ़त मिलेगी। ये व्यवस्था चीन की व्यवस्था जैसी लगती है जो वहाँ बहुत साल पहले अपनाई गई थी। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का आइडिया एक अच्छा मौका है जहां लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा और निवेशक कंपनियों के लिए भी हालात बेहतर होंगे। भारत जर्मनी के हनोवर में होने वाले व्यापार मेले में साझेदार देश की हैसियत से हिस्सा लेगा। 13 अप्रैल से शुरू हो रहे इस व्यापार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा करीब 450 भारतीय कंपनियां भी शामिल होंगी। कार्यक्रम की जमीन तैयार की जा रही है और भारतीय अधिकारियों को भरोसा है कि उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे। पिछले साल जो हमारे पास FDI आया था उससे 36% ज़्यादा FDI इस साल में आ गया है, जबकि हम देखते हैं कि ये शुरुआती दौर है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इसमें, कई गुना इसमें प्रगति होने की। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा और वो आएंगे, निवेश करेंगे भारत में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो मुझे लगता है इसमें बहुत अप्रत्याशित ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन हालात उतने अच्छे भी नहीं हैं। टैक्स कानून और खराब बुनियादी ढांचे को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। व्यापार करने को लेकर जर्मन कंपनियां इच्छा तो दिखाती हैं, लेकिन थोड़ा असहज भी महसूस करती हैं। यहां तक कि वो भारतीय भी परेशान दिखते हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं और अब भारत लौटकर कारोबार करना चाहते हैं। मेरी चिंता इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि पॉलिसीज़ अच्छी हैं, टैक्सेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मेरे को लाइसेंस भी मिल जाएगा, बट एट द एंड मेरे को एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके लिए पावर चाहिए, लोग चाहिए, सड़क चाहिए। मेरे को डर है, तो आई एम कंसर्न, बट आई एम ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू इंडिया एंड इन्वेस्टिंग, बट कंसर्न्स आर देयर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देश यूरोप में IT सेवाओं के लिए बड़ा बाजार है। ऐसे में जर्मन निवेशकों को लुभाने की ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये कुछ समय बाद ही पता लगेगा, लेकिन भारत जरूर जर्मनी जैसे अहम बाजार तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकता है। अनुराग शर्मा, BBC, कोलोन।
ग्लोबल इंडिया में खबरें और भी हैं, लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंडअप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम के हालात का जायजा लेने पहुंची बीबीसी संवाददाता नतालिया एंतेलावा। मिन्स्क समझौते और पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम की डामाडोल स्थिति में 6 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा पूरी तरह थमी नहीं है। यूक्रेनी सेना के पास सैनिक साजो सामान की काफी कमी है। यूक्रेनी लड़ाके विद्रोहियों के इलाके दोनेत्स्क में अपने ड्रोन भेजते हैं ताकि उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। कतर की राजधानी दोहा में बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन से मुलाकात में हमास के राजनीतिक प्रमुख खालिद मेशाल ने इस्राएली प्रधानमंत्री पर तीखा हमला किया है। मेशाल ने नेतन्याहू पर शांति प्रक्रिया को खटाई में डालने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने जिहादी गुटों की भी आलोचना की है। उनके मुताबिक ये गुट इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में कोई इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और दाइश काम नहीं कर रहा। हालांकि मेशाल ने स्वीकार किया कि फलस्तीन में कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं, लेकिन उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद बीबीसी संवाददाता अकबर हुसैन बता रहे हैं कि देश में इस साल की शुरुआत से जारी सियासी अस्थिरता में अब तक कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि उनके कई समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका आरोप रहा है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ भारी बल प्रयोग कर रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पुलिस सिर्फ अपना काम कर रही है। बांग्लादेश में सरकार और विपक्ष के बीच करीब साल भर से गतिरोध जारी है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से ब्रिटेन आने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में बीते कुछ सालों में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को आकर्षित कर रहा है। आखिर क्या है जर्मनी में ऐसा? जर्मनी के आखेन से ये रिपोर्ट देखिए। वेंकटराज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पढ़ाई पूरी करने के बाद अवसरों की तलाश में थे। वो तकनीक में दिलचस्पी रखते हैं। इसरो में चयन के बाद भी वो बेहतर अवसर के लिए देश से बाहर जाना चाहते थे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी दाखिले के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने जर्मनी को चुना। आज वो जर्मनी के आखेन में डॉक्टर डेनियल हान के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। The course what I chose here in Germany, I worked with IBM supercomputer. मैंने यहाँ 2 साल तक IBM सुपर कंप्यूटर्स के साथ काम किया। तो जर्मनी ऐसी जगह है जहाँ आप सीख सकते हैं और उसे आजमा भी सकते हैं। यहाँ मुझे बहुत कम समय में वास्तविक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। And also this is given an opportunity to work on actual projects in a very short time. जर्मनी बेहद तेजी से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय छात्रों की पसंद बनकर उभरा है। जर्मनी में करीब 10,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ आखेन शहर में ही करीब 300 भारतीय छात्र हैं। कम या ना के बराबर फीस, शोध की बेहतर सुविधाएं और आसान वीजा नियम इसके पीछे बड़ी वजह है। जर्मन सरकार शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण समझती है और इसी वजह से जर्मनी में पूरी उच्च शिक्षा सब्सिडाइज्ड है, जिसका अर्थ ये हुआ कि विद्यार्थियों से जर्मन यूनिवर्सिटीज ट्यूशन फीस नहीं लेती। पढ़ाई के दौरान तो विद्यार्थी पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे कमा ही सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनको नौकरी पाने के बेहतरीन अवसर जर्मनी उपलब्ध कराता है। हालांकि हाल ही में जर्मनी में भारतीय छात्रों को लेकर कुछ विवाद भी हुए हैं, लेकिन भारतीय छात्र ऐसी घटनाओं को चिंता की बड़ी वजह नहीं मानते। जर्मनी में ज्यादातर लोगों को पता है कि भारत में बलात्कार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ भारतीय पुरुषों की छवि खराब हुई है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के जर्मनी आने में जर्मनी का भी फायदा है, जिसे अपनी कंपनियों के लिए प्रशिक्षित इंजीनियर और कर्मचारी मिलते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। अनुराग शर्मा, बीबीसी आखेन। ग्लोबल इंडिया में आगे है, पाकिस्तान में चरमपंथियों से लड़ेंगी महिलाएं। बेल्जियम से ग्लोबल इंडिया के विशेष एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाकिस्तान में जारी चरमपंथी घटनाओं से निपटने के लिए महिलाएं अब पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में महिलाओं को कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है और नाजुक समझी जाने वाली महिलाओं ने भी अब बंदूक संभाल ली है। ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया हमारे सहयोगी उस्मान जाहिद ने और ये रिपोर्ट भेजी। पाकिस्तान में ये महिलाएं चरमपंथियों से 2 हाथ करने की ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। इन महिलाओं ने अपनी मर्जी से ये काम चुना है। कमांडो बनने के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों से इस ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंची हैं।
हम जब किसी के घर में एंट्री करते हैं, अमूमन दहशतगर्द औरतें भी होती हैं जो कि हमारी फीमेल्स पर हमला करती हैं और वो उनका अमूमन सामना नहीं कर सकती। उसके लिए हमें ये एलिट कोर्स की ट्रेनिंग दी जा रही ताकि हम स्पेशल बैच में हों और हम उनका सामना कर सकें, उनके साथ फाइट कर सकें, उनको मार सकें। ट्रैगर के ऊपर रखे और फायर करें। ये पहला मौका है जब इस ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं को भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले बैच में 36 औरतें शामिल हैं। जब हमने कदम रख लिया इधर, तो हमें जहाँ भी फेंका जाए, जिधर भी फेंका जाए, जिस किस्म की भी ड्यूटी ली जाए हम लोग करेंगे, क्योंकि हम अपने शौक से हैं और हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। लेकिन औरत होने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ नरमी बरती जाएगी। चरमपंथ का मुकाबला करने की तैयारी बेहद कड़ी है। इन महिलाओं की ट्रेनिंग 6 महीने में पूरी होगी। इस दौरान उन्हें अपने पुरुष साथियों की तरह हथियार चलाने और लड़ाई के तरीकों में महारत हासिल करनी है। जोर से मारो। तभी इन्हें कमांडो करार दिया जाएगा। दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर होने वाले खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के तरबियती मरकज़ का क़याम एक बहुत बड़ा संग मील समझा जा रहा है। लेकिन इस तरह की कोशिशें कितनी मौसर साबित होंगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उस्मान जाहिद, BBC न्यूज़, पेशावर। बीते कुछ सालों में भारत में उगाई जाने वाली कॉफी की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती दिखी है। न सिर्फ व्यापारिक स्तर पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी लोग भारतीय कॉफी को ऑर्डर करते हैं और घरों में उसका मजा लेते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है भारतीय कॉफी में? यही जानने के लिए BBC संवाददाता शालू यादव पहुंची कर्नाटक की बुदानगिरी पहाड़ी, जहां से भारतीय कॉफी के अंतर्राष्ट्रीय सफर की शुरुआत हुई। गौड़ा परिवार की 3 पीढ़ियां पिछले 100 सालों से कर्नाटक के चिकमंगलूर में कॉफी की खेती करती आ रही हैं। उनके कॉफी बागान में पैदा होने वाली कॉफी स्विट्जरलैंड निर्यात की जाती है। हेमन कीर्ति गौड़ा का कहना है कि विश्व में भारतीय कॉफी बीन्स के बारे में बढ़ती जानकारी और मांग से कॉफी प्लांटरों को फायदा हो रहा है। इंडियन अरेबिका इज नोन फॉर इट्स भारत में उगाए जाने वाली अरेबिका कॉफी बीन्स पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और वो इसलिए क्योंकि उसकी सुगंध और उसका एसिडिक टेस्ट बहुत अलग है। दूसरे देशों में पैदा की जाने वाली अरेबिका बीन्स में वो टेस्ट नहीं होता। व्हिच इज ग्रोन एल्सवेयर। भारतीय कॉफी का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसकी पैदावार किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक सूफी संत के कॉफी प्रेम से हुई। बाबा बुदानगिरी पहाड़ी, यहीं से भारत में कॉफी का इतिहास शुरू हुआ था। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में बाबा बुदान नाम के सूफी संत यमन के रास्ते भारत आते हुए कॉफी के 7 बीज अपने साथ चोरी से ले आए थे। सैकड़ों साल पहले बोए गए वो 7 कॉफी के बीज आज हजारों बागान में बदल गए हैं। कुछ सालों पहले भारतीय कॉफी की चर्चा वैश्विक स्तर पर केवल व्यापारिक संदर्भ में ही होती थी, लेकिन अब कॉफी उपभोक्ता अपनी कॉफी को महज बाजार से खरीदकर पीना नहीं चाहते, बल्कि वो उसे अनुभव भी करना चाहते हैं और ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनकी कॉफी कहाँ पैदा की जा रही है। This style of drinking, this artisanal nature of coffee, like it is a आज के जमाने में कॉफी एक जीवन शैली का हिस्सा बन गई है और साथ ही एक फैशन स्टेटमेंट भी। वैश्वीकरण का फायदा भारतीय कॉफी को भी हुआ, क्योंकि अब उसकी प्रीमियम ब्रांडिंग होने लगी है और उपभोक्ता खास उसके टेस्ट के लिए उसे खरीद रहे हैं। हालांकि भारतीय कॉफी की बड़े स्तर पर लोकप्रिय होने की राह अभी लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि भारतीय बाजार में भी कॉफी की मांग बढ़ रही है। भारत में पिछले 2 दशकों में कॉफी का सेवन दुगना हो गया है। तो क्या आंतरिक मांग का असर निर्यात पर पड़ सकता है? Not at all. Coffee consumption over the world has increased. It's increased. भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो हजारों लाखों कॉफी के कप अपने उपभोक्ताओं को भी पिला सकता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी खुश रख सकता है। भारतीय कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर मांग बढ़ना तो प्लांटरों के लिए अच्छी खबर है। At this point in time. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की जगह भले ही बड़ी ना हो, लेकिन इसने अपने स्वाद के वफादार उपभोक्ताओं के दिल में एक खास जगह जरूर बना ली है। शालू यादव, BBC, कर्नाटक। 5 दशक से ज्यादा समय से तिब्बती समुदाय भारत में रह रहा है। उन्होंने अपनी विरासत सहेजने की कोशिश की है और उनका अपना ओपेरा भी है, जो अब 20 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। धर्मशाला से सुमिरनप्रीत कौर की रिपोर्ट। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तो नागालामो तिब्बत से भारत अपने परिवार के साथ आई थीं। उस वक्त वो महज 5 साल की थीं। 60 साल की नागालामो अब बंगाल के कालिम्पोंग में रहती हैं और बच्चों को तिब्बती ओपेरा सिखाती हैं।
फिलहाल वो हिमाचल के धर्मकोट में तिब्बती ओपेरा के उत्सव शोतौन में हिस्सा लेने आई हैं। 12-13 साल का हुआ तो ओपेरा में मेरा बहुत पसंद आ गया नाच गाना। ये एक ऐसा मन में ऐसा आता था, ये ओपेरा हम लोग का टिबेटन का सबसे बेस्ट कल्चर है। हाल ही में धर्मकोट की टीपा यानी टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में शुरू हुआ शोतौन तिब्बती उत्सव, जिसमें मनाए गए निर्वासन में ओपेरा के 20 साल। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बताया कि ऐसे समारोह होते रहने चाहिए क्योंकि तिब्बती संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है। When we become refugee and come in India, जब हमें तिब्बत छोड़ना पड़ा था तब हमने कोशिश की कि हम अपने पारंपरिक मूल्य और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ मिलाएं। तो हमारे पारंपरिक मूल्य को, जो कि बौद्ध धर्म में है, साल में एक बार इस तरह के समारोह में दोहराया जाता है। निर्वासन में तिब्बती सरकार के राजनीति प्रमुख लोब्संग सेंगाई कहते हैं कि चीन इस अनोखी कला को नहीं चुरा सकता। Tibetan identity is rooted in Tibetan Buddhism, Tibetan culture, Tibetan language. तिब्बत के लोगों की पहचान बौद्ध धर्म, तिब्बत की परंपरा और तिब्बत की भाषा में छुपी है और इसका प्रतीक है तिब्बती ओपेरा। इसीलिए तिब्बती ओपेरा इतना अहम है। ये तिब्बती सभ्यता का एक अनोखा पहलू है जिसकी नकल कोई भी नहीं कर सकता, चीनी लोग भी नहीं। इन ओपेरा कलाकारों में से बहुत से कलाकार ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये तिब्बत वापस जाकर ओपेरा करेंगे। सुमिरनप्रीत कौर, BBC, धर्मकोट। बेल्जियम और जर्मनी से ग्लोबल इंडिया की विशेष कड़ी में बस इतना ही। अनुराग शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।